हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक बॉटनी की इस क्लास में, जिसमें हम समझने वाले हैं सरसों एवं तोरिया को। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरसों जिसको हम मस्टर्ड कहते हैं और तोरिया जिसको हम रेप सीड या रेप के नाम से जानते हैं, ये एक प्रमुख तेल उत्पादन करने वाली फसल है जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है। और यह जो तेल है वो कह सकते हैं कि बड़े काम का है। तो ऐसे में ये एक प्रमुख फसल है भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो तेल का उपयोग है वो सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस फसल का इन बिंदुओं के अंतर्गत विवरण देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पादप के वानस्पतिक नाम की। पादप का वानस्पतिक नाम हम देखें तो यहाँ पर जो वंश है वो ब्रेसिका है पादप का, और इसकी लगभग इस वंश के अंतर्गत 150 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है। तो ऐसे में जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग है इन पादपों की। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि पीली सरसों की बात करें तो इसमें ब्रेसिका कंप्रेस्टिस इसका नाम है, और वैरायटी जो है वो सरसों है जिसको हम पीली सरसों कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी डाइकोटोमा जिसको हम भूरी सरसों के नाम से जानते हैं, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी तोरिया जिसको हम तोरिया के नाम से जानते हैं। वैसे इन तीनों स्पीसीज को मिलाकर के हम रेप सीड या तोरिया के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ब्रेसिका जंसिया जिसको हम सामान्य तौर पर राई कहते हैं। इसके अलावा ब्रेसिका नाइग्रा जिसको हम काली राई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्रेसिका एल्बा जिसको सफ़ेद राई के नाम से जाना जाता है, जो कि एक यूरोपियन किस्म है। इनको सम्मिलित रूप से हम मस्टर्ड कह लेते हैं। ये सारी जो स्पीसीज है वो अलग अलग जगह पर कृषित की जाती है उपयोग के हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पादप के कुल की। तो चूँकि ब्रेसिका वंश है और यह एक कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जातियों वाला वंश है, तो ऐसे में इस कुल का नाम भी जो है वो ब्रेसिकेसी है। तो ब्रेसिकेसी या इसको जो पुराना नाम देखें तो क्रूसीफेरी, इस कुल का ये पादप है सरसों। इसमें अगर हम उपयोगी पादप भाग की बात करें तो इसका जो बीज है वो इसका उपयोगी पादप भाग होता है जिससे कि तेल निकाला जाता है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति व वितरण को। इसकी स्पीसीज को जानने के बाद इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति जो है सरसों की वो मानी जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उसके आसपास के रीजन की। विश्व में सरसों और तोरिया के उत्पत्ति के स्थल अलग अलग हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से इनके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी विश्व में 3 केंद्र जो हैं सरसों और उसकी स्पीसीज के माने जाते हैं, जिनमें है एक यूरोप, इसके अलावा दक्षिण व मध्य एशिया, इसके अतिरिक्त चीन। ये जो तीनों उत्पत्ति केंद्र हैं वो माने जाते हैं। विशेषकर अगर हम देखें तो अगर ब्रेसिका जंसिया की उत्पत्ति देखें तो वो मानी जाती है जो हमारा हिमालय रीजन क्षेत्र है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान और इस तरीके के जो क्षेत्र आते हैं उसमें मानी जाती है, साथ ही साथ चीन से। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो काली राई है उसकी ब्रेसिका नाइग्रा उसको यूरोप का पादप माना जाता है, और साथ ही साथ और भी जो किस्में हैं ब्रेसिका कंप्रेस्टिस की जो है वो चीन और विशेषकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास से जो है कृषित हुई मानी जाती है, और यहीं से जो है इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो विभिन्न विभिन्न स्थानों से हुई है, चाहे वो यूरोप से है, चाहे वो विशेषकर एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया में चीन और भारत जो है इनकी उत्पत्ति के केंद्र माने गए हैं। उत्पत्ति के बाद अगर हम वितरण की बात करें तो विश्व में अगर हम देखें तो भारत, चीन, रूस, पोलैंड, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जो देश हैं विशेषकर यूरोप के जो देश हैं उनमें सरसों और जो तोरिया की किस्में हैं वो उगाई जाती हैं। भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े उत्पादनकर्ता देशों में हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है सरसों का, और
साथ ही साथ जो चीन है उसमें भी उत्पादन किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्री हैं उनमें भी सरसों और उसकी जो अन्य किस्में हैं उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो विशेषकर उत्तरी भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड तक, यहाँ इन सभी स्टेटों में जो है सरसों की व्यापक खेती की जाती है। विशेष करके उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये जो है एक तरीके से शीर्ष उत्पादनकर्ता देश हैं सरसों के, और यहाँ पर जो है एक तरीके से ज़्यादा उत्पादन मिलता है सरसों का। उत्पत्ति और वितरण जो है इसको जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे सरसों के वानस्पतिक लक्षण की। आप सभी ने सरसों का जो पादप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देख रखा है, क्योंकि यह पादप हमारे यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर कृषित किया जाता है रबी की फसल के रूप में। तो ऐसे में लगभग मैं समझता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट ने इस पादप को देखा है। अगर पादप की हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3 फीट से लेकर के 6 से 7 फीट तक की ऊंचाई का यह साकीय पादप होता है, जो कि रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। पादप का अगर हम तना देखें तो वो लगभग हरे अवस्था में रहता है, सागी अवस्था में रहता है, जिसका व्यास कहें कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक नीचे से रहता है। पूरा पादप सागी रहता है, जिस पर पत्तियां अगर हम देखें तो सरल पत्तियां लगी हुई होती हैं, और ये पत्तियां जो हैं वो किनारों पर से कटी फटी रहती हैं। बाकी वीणाकार पत्तियां जो हैं लगी रहती हैं, एकांतर क्रम में पर्ण पाई जाती हैं। श्राविन्यास जो है इनमें हमें देखने को मिलेगा, जालिकावत श्राविन्यास पाया जाता है, और इन पत्तियों की सतह पर और साथ ही साथ पादप की सतह पर सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। अगर हम देखें इसमें जड़ों की बात करें तो जड़ जो है इसमें मूसला तंत्र पाया जाता है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादप है। और पुष्पक्रम असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसमें पीले कलर के पुष्प लगते हैं, और ये पुष्प में अगर देखें हम तो पीले रंग के दलपुंज पाए जाते हैं, जो कि क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इसीलिए क्रूसीफेरिकुल इस पादप जो है कुल को नाम दिया गया था, क्योंकि क्रॉस रूप में व्यवस्थित दलपुंज जो है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पुष्प जो है पीले कलर के आकर्षक दिखाई देते हैं, जो कि पादप के शीर्ष भाग में उत्पन्न होते हैं। और फल की अगर बात करें तो इस पादप में जो है सिलिकुआ फल पाया जाता है। सिलिकुआ फल आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का जो है फल होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम फली भी कह देते हैं। और इसमें बीच में जो है एक रेपलम के दोनों ओर संलग्न काले रंग के या ब्राउन कलर के जो है बीज पाए जाते हैं, जो कि गोल होते हैं और वो दोनों ओर संलग्न होते हैं, जिनकी संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। कुछ इस तरीके का पादप होता है, जिसमें आप देख सकते हैं लीफ, ये स्टेम, और इस तरीके से जो है ये फलियां लगती हैं, और ऊपर जो है ये जैसे जैसे फ्लावर जो है ऊपर लगता है, और उसके पश्चात वो फलियों में रूपांतरित हो जाते हैं बाद में। तो इस प्रकार ये जो है पादप का वानस्पतिक लक्षणों की चर्चा हो गई। पादप के वानस्पतिक लक्षणों को जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी खेती के बारे में या कल्टीवेशन के बारे में, किस तरीके से इसकी खेती की जाए। खेती के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि इस पादप की क्या आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम जलवायु के हिसाब से देखें तो यह पादप शीतोष्ण जलवायु का पादप है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये ठंडी जलवायु वाला पादप है, और हमारे यहाँ पर इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। बुआई का जो कार्य है हमारे यहाँ अक्टूबर से नवंबर के महीने में किया जाता है, जैसा कि आपको बताया कि ये शीत ऋतु का पादप है। तो ऐसे में इसके लिए तापमान की अगर हम देखें तो कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि पकने के दौरान जब फल परिपक्व हो रहे होते हैं, जब फलियां बनने लगती है, तो उस समय थोड़ा तापमान ज़्यादा चाहिए, लेकिन शुरुआत में जो है इस पौधे के लिए तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम तापमान की जो है आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें सिंचाई की तो 2 से 3 सिंचाई इस फसल के लिए पर्याप्त रहती है। हालांकि अगर हम
देखें तो बहुत ज़्यादा पानी की इस फसल के लिए आवश्यकता नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जो है इसकी फसल को आसानी से उगाया जा सकता है, जहाँ पर 1 या 2 सिंचाई से भी जो है इसका काम चल जाता है फसल का, नहीं तो 2 से 3 सिंचाई इस फसल के लिए पर्याप्त रहती है। अगर मृदा की बात की जाए तो मृदा जो है इसके लिए दोमट मृदा जो सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है, जो कि अच्छे जल निकास वाली हो और मध्यम पीएच जिसका 7 के आसपास रहता है, सबसे उपयुक्त रहती है। मृदा के बाद में अगर हम देखें तो इस पादप का कल्टीवेशन हम किस तरीके से करें। जैसा कि आपको अभी बताया कि जो बुवाई का कार्य है वो अक्टूबर से नवंबर महीने में किया जाता है और 3 से 4 महीने में ये फसल जो है वो पक करके तैयार हो जाती है। बुवाई का जो कार्य है वो किया जाता है ओर करके बीजों को। इसके लिए जो है खेत पहले तैयार किया जाता है, 2 से 3 जो है 3 बार जोत करके खेत को तैयार कर लिया जाता है और जो हमारे देसी खाद है, कार्बनिक खाद है, उसको डाल दिया जाता है और जोतने के पश्चात खेत को समतल कर लेते हैं। और उसके पश्चात पुनः जो है उराई का कार्य किया जाता है, जिसमें खेत में हल विधि से या हल के द्वारा जो है ओर करके इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको बो दिया जाता है। कतार से कतार के बीच की जो दूरी है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और सरसों को जो है बहुत ज़्यादा सघन रूप से नहीं बोया जाता, अन्यथा जो है पादप कम विकसित होते हैं, तो ऐसे में जो है पादप से पादप के बीच की दूरी भी थोड़ी सी कम रखी जाती है। इस तरीके से बोने के पश्चात जो है इसकी प्रथम सिंचाई जब की जाती है, जब पादप कह सकते हैं कि एक तरीके से 10 सेंटीमीटर के आसपास हो रहे होते हैं, तो प्रथम बार सिंचाई की जाती है। और द्वितीय बार सिंचाई जब की जाती है जब पादप थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग कह सकते हैं कि 2 से 2.5 फुट का जब पादप रहता है तब की जाती है। और इसके अलावा तीसरी सिंचाई पुष्पन के समय कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 सिंचाई जो है इस फसल के लिए पर्याप्त रहती हैं। और मार्च के महीने में जब फसल तैयार हो जाती है, क्योंकि इस फसल में फरवरी से मार्च के महीने में पुष्पन होता है और उस दौरान जो है फलियां बनने लग जाती है, जिस समय थोड़ा तापमान भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो है मार्च के महीने में लगभग इस फसल को काटा जाता है। और काटने के लिए इसके जो डंठल हैं इनसे ऊपर के भाग को काट लिया जाता है, जिसमें फलियां होती हैं, उसको काट करके एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है, जिसको बाद में धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ज़्यादा जो है इस फसल को लंबे समय तक खेत में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जो फलियां होती हैं वो टूट करके झड़ने लगती हैं और जो सरसों के बीज हैं वो खेत में बिखर जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा पीला पड़ने पर ही, या कह सकते हैं थोड़ा सा पीला पड़ने से पहले ही इनको तोड़ लिया जाए, मतलब काट लिया जाएगा फसल को, और उसको बाद में सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तब फसल जब पूर्णतः सूख जाती है तो ऐसे में थ्रेशर के माध्यम से सरसों को अलग कर लिया जाता है। अगर हम देखें तो सिंचाई के दौरान जो है नाइट्रोजन की खाद जो है इसमें डाली जाती है, जिससे कि ज़्यादा अच्छी तरह पैदावार हमारी जो है होती है। तो इस प्रकार हम थ्रेशर के माध्यम से सरसों को जो है निकाल लेते हैं और अब ये सरसों तैयार है तेल निकलने के लिए, जिसको बाद में तेल निकालने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। तो ये तो बात हो गई इसकी खेती की या कल्टीवेशन की। अब हम बात कर लेते हैं तेल निष्कासन की। प्राप्त जो सरसों है उस सरसों का तेल निकाला जाता है, जो कि मशीनों के माध्यम से, जिसको हम एक्सप्लेनर कहते हैं, उसके माध्यम से इस तेल को निकाला जाता है। इसमें जो सरसों के जो बीज जो हैं उनको एक तरीके से प्रेशर के माध्यम से, हाइड्रोलिक जो प्रेशर है उसके माध्यम से तेल निकलता है, जिसमें स्क्रू के माध्यम से जो बीज है वो पिसते हैं और तेल जो है वो बाहर निकलता है। और जो एक तरीके से कह सकते हैं जो खली है वो एक तरफ अलग हो जाती है। तेल जो है वो इस बीजों के अंदर लगभग डिपेंड करता है किस प्रकार की स्पीसीज है, किस क्वालिटी की सरसों है। बाकी तो जो तेल की मात्रा है वो 30 से लेकर के 45% तक तेल जो है सरसों में पाया जाता है। और इस तेल के अगर हम कुछ गुणों को देखें तो ये जो तेल होता है वो सेमी ड्राइंग प्रकार का होता है, अर्धशुष्कन प्रकार का तेल होता है, क्योंकि लंबे समय तक रखने पर भी आमतौर पर ख़राब नहीं होता है। इस तेल में जो है सिनग्रीन पाया जाता है, जो कि बाद में एलाइल आइसोथायोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इसमें
एक तरीके से हमें गंध जो है आती है एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण जो है इसमें जो है हमें गंध आती है, जो कि एक सल्फर का यौगिक है। और इसीलिए सरसों का जो तेल है वो थोड़ा सा त्वचा रोगों के लिए भी लाभदायक रहता है। सरसों के तेल के अगर तीखे स्वाद की बात करें तो इसमें एरोसिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका तीखा स्वाद होता है। हालांकि इसमें जो है और भी प्रकार के जो एक तरीके से सकते हैं कि अम्ल पाए जाते हैं तेल में, वशी अम्ल, विशेषकर पामेटिक अम्ल है या फिर अन्य जो अम्ल हैं फैटी एसिड्स जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके तेल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उन्नत किस्मों की। सरसों की अगर हम उन्नत किस्मों को देखें तो मस्टर्ड की जो उन्नत किस्में हैं वो हैं वरुण, पूषा बोल्ड, इसके अलावा क्रांति, कृष्णा, RS 30, दुर्गामणि, लाहा 101, RLM 198, 514, RLM 619। इसके अलावा तोरिया या रेपसीड की जो उन्नत किस्में हैं वो BR 23, संगम, M27, DR1, T9, T36 आदि। इसके अतिरिक्त और भी जो है उन्नत किस्में हैं जो कि राजस्थान में बोई जाती हैं। काफ़ी सारी जो है उन्नत किस्में हैं इसकी, जहाँ पर हमने इनको प्रमुख किस्मों को ही यहाँ पर लिया है। अब हम देखते हैं इसके उपयोगों को। तो सरसों जैसा कि आप सभी जानते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं कि उपयोग वाली फसल है। इसके तेल का अगर हम उपयोग देखें तो सबसे पहला जो इसका तेल का उपयोग वो यही है कि इसका जो तेल का प्रयोग है वो सब्जी बनाने में प्रयुक्त में होता है। हमारे घरों में जो सब्जी है वो तेल सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। तो ऐसे में ये जो है भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रमुख खाद्य तेल है। इसके तेल का प्रयोग इसके अलावा नमकीन बनाने में या अन्य जो व्यंजन हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि एक तरीके स्नैक्स हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, अचार में डालने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो राई की अगर हम बात करें तो राई का प्रयोग मसाले के तौर पर भी सब्जी में डालने के लिए किया जाता है। लगभग प्रत्येक सब्जी में हम राई को जो है वो डाल सकते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जी बनाने में सरसों के पादप का भी उपयोग होता है। इसके लिए इसकी जब ये पादप छोटा होता है तो उस समय इसकी जो तरुण जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उनको तोड़ा जाता है और इसका साग बनाया जाता है, जिसको सरसों के नाम से विशेषकर पंजाब में जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको बड़े चाव से खाया जाता है। इसके अलावा इसकी भुंजिया भी बनाई जाती है। तो इस तरीके से खाने के मामले में अगर हम देखें तो इसका पादप का बड़ा महत्व है। सरसों का जब जो पूर्ण पादप है उसको काट करके पशुओं को खिलाने के काम में भी लिया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पशु चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके अगर हम तेल की पुनः बात करें तो इसका तेल जो है जैसा कि आपको बताया औषधि गुणों से युक्त होता है, जो कि त्वचा रोगों में भी लाभदायक होता है। और इसको लगाने से अगर हम देखें तो जो बालों में रूसी है या डैंड्रफ है उसको ये समाप्त करता है। साथ ही साथ बॉडी मसाज ऑयल के रूप में भी यह काम में लिया जाता है। विभिन्न मशीनों में इसके तेल का प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है, जिससे कि मशीनें जो हैं उनके पुर्जे सही तरीके से काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सरसों का जो तेल है वो चमड़े को नरम करने के लिए चमड़ा इंडस्ट्री में काम में आता है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनमें भी इस तेल का प्रयोग में विविध उपयोग होते हैं। इसकी अगर हम देखें तो तेल निष्कासन के पश्चात जो खली बचती है उस खल का प्रयोग या खली का प्रयोग किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। और इस खली को पशु जो है वो बड़े चाव से खाते हैं और साथ ही साथ दूध की मात्रा भी इससे जो है बढ़ती है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य उपयोग देखें तो सरसों की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फसल है उसको जब काट लिया जाता है, जो बचे हुए डंठल होते हैं उनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसको एक तरीके से कह सकते हैं गाँवों में विशेषकर जलाने के काम में प्रमुखता से काम में एक तरीके से लिया जाता है। तो ये एक तरीके से हमने देखे कि बहुत विविधतापूर्ण उपयोग हैं इस पादप के। और इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने बात करी थी आज बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के बारे में और जो थी सरसों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें। थैंक यू।